का स्वागत है टारगेट एम्स जोधपुर चैनल में। आज हम पढ़ेंगे आई के डिसऑर्डर ग्लूकोमा। वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज है जो कि हम पढ़ेंगे आई डिसऑर्डर में। आप है ना, मैं ये ग्लूकोमा है जो कि कितने टाइप का होता है, इसके क्या साइन एंड सिम्टम होते हैं, इसके कोजेस क्या होते हैं और इसका मैनेजमेंट क्या होता है, इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम लाइन से सब कुछ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्लूकोमा एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिजीज़ है फॉर एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एंड यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम एंड जीएनएम बीएससी एंड ऑल ओवर सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम ग्लूकोमा। वेलकम टू, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ डिजीज़ करेक्टराइज बाय इंक्रीज आईओपी। ये किसकी डिजीज़ है? ये आईओपी बढ़ने की डिजीज़ है। अगर हमारी आँख के अंदर आईओपी बढ़ जाता है इसका मतलब है ग्लूकोमा। रिजल्टिंग इन परमानेंट विज़न लॉस ड्यू टू रेटिनल डैमेज। क्या होता है इसमें कि आईओपी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है ना। इंक्रीज़ होने के कारण जो रेटिना है उस पर क्या पड़ता है? प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? रेटिना डैमेज हो जाता है। देखो, मैं इसकी आपको पैथोफिजियोलॉजी एक तरीके से समझा रही हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना। ये अपनी आई बॉल है, आई बॉल के बीच में क्या है? लेंस है। पीछे की तरफ मैंने जो अपनी एनाटोमी थी उसके अंदर बताया, पीछे की तरफ पोस्टीरियर सेगमेंट होता है और आगे की तरफ एंटीरियर सेगमेंट होता है। जो पोस्टीरियर सेगमेंट होता है वो किसके बीच में होता है? बिटवीन लेंस और रेटिना के बीच में। जो बीच में लेंस है और पीछे जो रेटिना है उसके बीच में होता है पोस्टीरियर सेगमेंट, जो क्या होता है? जेली लाइक फ्लूइड होता है, जिसके अंदर क्या होता है? विट्रस ह्यूमर होता है, जो कि 4.4 ml होता है, जो कि लाइफ लॉन्ग कॉन्सेंट रहता है, ना ही बढ़ता है ना ही घटता है, ठीक है। आगे की तरफ होता है एंटीरियर सेगमेंट, ठीक है, जो है ना बिटवीन किसके बीच में होता है? अपना किसके बीच में होता है? ये कॉर्निया और लेंस के बीच में होता है। पीछे कॉर्निया है, आगे लेंस है, तो इन दोनों के बीच को बोलते हैं हम एंटीरियर सेगमेंट, जो कि 2 चैम्बर से बनकर मिला हो। 2 चैम्बर होते हैं एंटीरियर सेगमेंट में, एक तो एंटीरियर चैम्बर और सेकंड होता है पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर सेगमेंट होता है वो कॉर्निया और आइरिस के बीच में जो होता है उसको एंटीरियर चैम्बर बोलते हैं, और पोस्टीरियर जो आइरिस और लेंस के बीच में, आइरिस और लेंस के बीच में होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर सेगमेंट। देखो, यहाँ पे ये है लेंस से, ठीक है। लेंस के ऊपर क्या है? सिलिलरी मसल्स, मतलब वो क्या बोल, लिगामेंट है। लिगामेंट के ऊपर क्या रखा हुआ है? अपना लेंस रखा हुआ है। जो ये सिलिलरी बॉडी है ना, इसके पास में क्या होता है? वो टेबेमेस्वर, क्या नाम था, एक मिनट, है ना, हाँ, टेबेकुलर मेस्वर जो होती है, जालीनुमा होती है, वहाँ से क्या होता है? ड्रेनेज होता है। लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है? जो सिलिलरी बॉडी होती है, जो एक्वस ह्यूमर को पोस्टीरियर चैम्बर से एंटीरियर से आईओपी को मेंटेन करता है। पोस्टीरियर सबसे पहले देखो, सिलिलरी बॉडी से क्या बनता है? ये अपना एक्वस ह्यूमर बनता है। फिर ये कहाँ जाता है? इसमें एंटीरियर सेगमेंट में, पोस्टीरियर एंटीरियर इनकी दोनों तरफ सेगमेंट में जाता है, जिससे क्या होता है? आईओपी मेंटेन रहता है। जो इसकी आईबॉल की, जो कॉर्निया की जो शेप है, साइज है, वो मेंटेन रहती है सिलिलरी बॉडी से, जो इक्वस ह्यूमर प्रोडक्ट होता है उससे। लेकिन इसमें क्या होता है? और इसमें एक एंगल भी होता है आइरिस के पास में, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि जो वो सिलिलरी बॉडी है ना, जो वो ड्रेनेज करती है ना, तो वो ड्रेनेज क्या होता है? जो ये टेबेकुलो मेस्वर है, यहाँ पे दिखाया होगा, टेबेकुलो मेस्वर, यहाँ पे है टेबेकुलो मेस्वर, ठीक है। जिससे क्या होता है? ड्रेन होता है, वापस छनता है, जो एक्वस ह्यूमर आता है और अपनी सर्कुलेशन में चला जाता है। ये अपने बाहर की तरफ सेक्लमल सेल के द्वारा, सेक्मल कैनाल के द्वारा जो सर्कुलेशन में चला जाता है वापस। लेकिन इसमें क्या हो जाता है? जो ये अपनी ये जो होती है ना टेबेकुलो मेस्वर, ये क्या हो जाती है? ब्लॉकेज हो जाती है इसके अंदर, जिसकी वजह से क्या होता है? यहीं पे जो एंटीरियर चैम्बर्स होते हैं उनके अंदर फ्लूइड इकट्ठा होने लग जाता है, और वो फिर क्या करता है? लेंस पे दबाव देता है, और लेंस क्या करता है? वो जाता है फिर पोस्टीरियर सेगमेंट में। वहाँ पे तो वो जेली लाइक प्रोडक्ट है, तो वो तो कुछ नहीं करवाता है, वो अपना प्रेशर दे देता है
रेटाइना को, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, रेटाइना वहाँ से डैमेज हो जाती है। ये है इसकी ग्लूकोमा होने का कारण, कि जो एक्वस ह्यूमर है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता अच्छी तरह से, जिस वजह से ये ग्लूकोमा डिजीज होती है। अब वो आगे बहुत प्रेशर बढ़ जाता है तो वो अपना प्रेशर पीछे पोस्टीरियर को दे देता है, एंटीरियर वाला पोस्टीरियर को दे देता है। जो टेबिकुलर मेसोर है वहाँ से छन नहीं पाता है, वहाँ पे ब्लॉकेज आने के कारण ये सब कुछ होता है, ठीक है। फिर वो पीछे की तरफ जब अपना प्रेशर देता है तो जिसके कारण डैमेज हो जाता है रेटिना, ये इसका कारण था, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया पोस्टीरियर चैम्बर और एंटीरियर चैम्बर किसके बीच में क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे एंटीरियर चैम्बर हो गया, पोस्टीरियर चैम्बर हो गया। अब हम पढ़ेंगे एक्वस ह्यूमर, जो कि किससे सिक्रेट होता है, सिक्रेट बाई सिलेलरी प्रोसेस, जो मैंने बताया सिलेलरी बॉडी सिलेलरी मसल्स, वहाँ से क्या होता है, ये एक्वस ह्यूमर सिक्रेट होता है। इट बेस ऑन सिलेलरी मसिल्स, और फिर ये वहाँ से सिक्रेट होके प्रोसेस के सिक्रेट होके सिलेलरी मसल्स के पास चला जाता है। फिर क्या है, सिलेलरी जो प्रोसेस है, सिलेलरी प्रोसेस प्रोडक्ट रेट कितना होता है, 3 से 4 नैनोमीटर पर मिनट से होता है, ठीक है। और वॉल्यूम कितना होता है, 250 से 300 नैनोमीटर होता है एक आंख में, ठीक है। और 0.2 से 0.3 ml होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर। फिर नॉर्मल आईओपी कितना होता है, एग्ज़ाम में आए तो 10 से 21 mmHg नॉर्मल एक आंख का आईओपी होता है। इसे 8 से 21 mmHg भी लिख सकते हैं। इसके कोजेस क्या होते हैं, ये जो आईओपी है बढ़ता क्यों है, रेटाइना डैमेज क्यों होता है, इसका कारण क्या होता है, सिंपल सा कारण है, प्रेशर का इंक्रीज हो जा। मायोपिया में क्या होता है, व्यक्ति को दूर का नहीं दिखता है, पास का दिखता है, लेकिन वो जब दूर का देखने की कोशिश करता है, जोर लगा लगा के देखता है, चश्मा नहीं लगाता टाइम पे, तो उसका क्या हो जाता है, आईओपी बढ़ जाता है और वहाँ पे डैमेज होने लग जाता है। हाइपरटेंशन क्या करती है, वहाँ की वेसल्स, वहाँ पे जो ब्लड सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो वहाँ के टिश्यू बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है वहाँ पे, जिस कारण से ऐसा हो जाता है। कार्डियक वस्कुलर डिजीज़ के कारण ऐसा होता है, डायबिटीज़ मेलाइटस के कारण होता है, कोई भी ट्यूमर बन गया है तो वहाँ पे फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है, जो टेबिकुलर मेसोर है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर ट्यूमर की वजह से हो गया है, तो वो आगे ड्रेन नहीं हो पाता है, तो वो पोस्टीरियर में जाता है और पोस्टीरियर रेटाइना पे प्रेशर डालता है बहुत ज़्यादा, जिसके कारण डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है रेटाइना पे। थायरोटॉक्सिस के कारण क्या हो जाता है, थायरोक्सिन है, यानी कि बॉडी मेटाबॉलिज्म रेट है वो इंक्रीज़ हो जाती है। अगर अपने बॉडी में थायराइड का या इसका लेवल बढ़ जाए तब ऐसा हो जाता है। एज के कारण भी ऐसा हो जाता है, और कोई जेनेटिक कारण है, जैसे किसी को उसके फादर या मदर को हुआ तो बच्चे को भी हो सकता है, तो ये जेनेटिक कारण भी हो सकते हैं। वहाँ की वेसल्स को ज़्यादा ब्लड सप्लाई, मतलब जो, अब देखो टेबिकुलर मेसोर तो हो गया, ब्लॉक हो गया है, और वहाँ से फिर कार्डियक डिजीज़ हो गई, हाइपोटेंशन हो गया, ट्यूमर हो गया, तो वो क्या है, वहाँ की वेसल्स को बहुत ज़्यादा वहाँ की मसल को और ज़्यादा मतलब कि ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पीछे की तरफ रेटाइना डैमेज भी हो रहा है। तो ये सब क्या था, कोजेस था ग्लूकोमा में, ठीक है। टाइप क्या होते हैं, ओपन एंगल ग्लूकोमा और क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ओपन किसको बोलेंगे, क्रोनिक को, क्लोज किसको बोलेंगे, एक्वायर्ड को, ठीक है। ओपन एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, जो ये टेबिकुलर मेसोर है वही बात है कि ये ब्लॉक हो जाती है, लेकिन जो एंगल होता है वो क्या होता है, वो क्लोज नहीं होता है, वो ओपन ही रहता है, बस वहाँ से वो ब्लॉकेज हो जाती है ओपन एंगल ग्लूकोमा में। और क्रोनिक क्यों बोला है, क्योंकि ये धीरे धीरे होता रहता है, पेशेंट को पता ही नहीं चलता है, उसका डैमेज होता जाता है। रेटाइना वो सोचता है ऐसे ही थोड़ा धुंधला दिख रहा है, वो ध्यान नहीं देता है, तो इसके कारण उसका आईओपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रेटिना डैमेज हो जाता है टेबिकुलर, और ये पेनफुल नहीं होता है, पेनलेस होता है, तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। पीछे की तरफ क्या बनाया हुआ है, स्क्लेरा, बीच में क्या है, कॉर्निया, और उसके बाद क्या है, टेबिकुलर मेसोर, और उसके बाहर है कॉर्निया, ठीक है। डायग्नोसिस, डैमेज हो रहा है, पानी भरने लग गया है आँख के आगे की साइड में, एंटीरियर चैम्बर में, इसके कारण ऐसा होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कौन सा होता है, ये ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है, इसमें पेनलेस होता है, पता भी नहीं चलता है। और ड्यू टू कोरोइड डीजनरेशन ऑफ द टेबिकुलर मेसोर, जो डीजनरेशन होने लग जाता है टेबिकुलर मेसोर का, पूरा ब्लॉकेज हो जाना है, वहाँ पे पूरा रास्ता बंद होने लग जाता है, और ये क्रोनिक डीजनरेशन होता है, तो पेशेंट को पता भी नहीं चलता। आईओपी कितना 25 से 50 mmHg इंक्रीज होता है इसके अंदर, ठीक है। जो मैं एंगल की बात कर रही थी वो एंगल क्या है,
ये अपना आइरिस है, मैं शॉर्ट में बताऊँ, ये अपना आइरिस है। यहाँ पे जो एंगल होता है कॉर्निया, इनके बीच में जो एंगल होगा उसको बोलते हैं आइडोक्रोनियल एंगल। क्या बोलते हैं? एरिडोकॉर्नियल एंगल। क्या बोलते हैं? एरिडोकॉर्नियल एंगल रिमेनिंग ओपन। ठीक है, इसमें ओपन होता है। ओपन होने के कारण क्या होता है, और क्रॉनिक हो जाता है, क्योंकि पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, धीरे धीरे डैमेज होता रहता है। एंगल तो ओपन रहता है, तो जो वो थोड़ा बहुत ड्रेनेज होता रहता है। पेशेंट को पूरा ब्लॉकेज तो नहीं होता है, और पेरिफेरल विजन लॉस होता है सेंटर का, सो तो उसको दिखता रहता है। बीच में कोई चीज़ देखता है तो उसको दिखता है, तो वो सोचता है सही है, लेकिन आसपास की चीज़ें उसको कम दिखना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल विजन लॉस बोलते हैं। टर्नर विजन हो जाता है, उसका पेन लेस होता है। आईओपी इंक्रीज हो जाता है, 25 से 50, 30 से 50 हो जाता है। बहुत डैमेज होता है जब पेशेंट को पता चलता है कि मेरे डैमेज हो रहा है, आई से दिख नहीं रहा है। पेन लेस विजन होता है, इसलिए पेशेंट को पता नहीं पड़ता है। पेरिफेरल विजन लॉस होता है, तो वो सोचता है वो सेंटर की चीज़ें तो आराम से देख लेता है, तो उसको प्रॉब्लम नहीं आती है। टर्नल विजन हो जाता है। होलो अराउंड साइड, मतलब लट्टू को देखता है ना, घर में लट्टू लगा होता है, बल्ब लगा होता है, बल्ब, ट्यूबलाइट नहीं, बल्ब होता है ना गोल, तो उसके जो रेड कलर उसके चारों में उसको ओरा टाइप में दिखता है, या होलोस टाइप में दिखता है अराउंड लाइट, उसको अलग सा दिखता है। वहाँ से भगवान का जो कृष्ण भगवान, राम भगवान, जो उनके पीछे की तरफ जो मुकुट होता है, उनके पीछे तरफ इस सूर्य जैसे होता है ना गोल गोल, वैसे ही पेशेंट को दिखने लग जाता है, और ब्लंट विजन होने लग जाता है, और हैवीनेस इन आइज़ होने लग जाता है। तो ये सब क्या है, इसके कोजेस थे अपने ओपन एंगल जो है अपना ग्लूकोमा क्रॉनिक, जो उसमें ये सब कुछ कॉजेज़ हो सकते हैं, ये सब कुछ कारण या ये सब कुछ चीज़ें उसमें देखने को मिलती है। फिर सेकंड है क्लोज एंगल ग्लूकोमा। क्या है? क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ठीक है, क्लोज एंगल ग्लूकोमा में क्या होता है, एंगल ग्लूकोमा क्लोज क्या होता है, एक्यूट होता है, कोजेज बाय ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर। इसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन क्या, लगभग पूरा ही बंद ही हो जाता है एंगल बंद नहीं होता है। इसमें क्या होता है, एंगल थोड़ा, हाँ, इसमें क्या होता है, एंगल बंद हो जाता है और पूरा ऐसे क्लोज टाइप में हो जाता है। देखो, क्लोज एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। क्लोजर इसको ही बोलते हैं, एक्यूट ऐसे बोलता है क्योंकि सडन होता है। कोजेज बाय द ऑब्स्ट्रक्शन इन द ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर ड्यू टू क्लोज ऑफ आइडोक्रोनल एंगल, क्योंकि मैंने बोला ये जो आइडियोकॉर्नल एंगल है, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। देखो, एंगल क्या हो जाता है, ब्लॉक या क्लोज हो जाता है, और आईओपी इसमें भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, आइरिस ब्लॉकेज द टेबेकुलर मेसवर्ग सडन इंक्रीज एक्यूमुलेशन ऑफ एक्वस ह्यूमर। इसमें क्या हो जाता है, एक्वस ह्यूमर इन द एंटीरियर सेगमेंट में जमा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो आइडियो कॉर्नल एंगल है वो इंक्रीज हो जाता है, आईओपी इंक्रीज हो जाता है, 50 से 70 mmG बढ़ जाता है, और ओकुलर इर्थमा होने लग जाता है, आई बॉल रेड होने लग जाती है, नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, हैवीनेस ऑफ आई, सेंट्रल विजन लॉस होने लग जाता है, पेशेंट को सीधा नहीं दिखता है, पेनफुल विजन लॉस होने लग जाता है, पेशेंट का होलो अराउंड साइड भी इसमें दिखता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है, ड्यू टू कोई भी इटियोलॉजी फैक्टर के कारण ऐसा हो सकता है, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ द एक्वस ह्यूमर के कारण, और डिक्रीज अब्जॉर्प्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर के कारण हो जाता है। या तो इंक्रीज हो जाए प्रोडक्शन किसी वजह से, या उसका अब्जॉर्प्शन कम हो जाए, इसकी वजह से होता है। इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ द एक्वस ह्यूमर इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर। एंटीरियर और पोस्टीरियर दोनों वॉल्यूम इंक्रीज होने पे ऐसा होता है। फिर इससे कारण क्या होता है, आईओपी बढ़ जाता है और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। एक्वस ह्यूमर का प्रेशर शिफ्टिंग ऑन कॉर्निया पे प्रेशर शिफ्टिंग होता है। फिर वेट्रस ह्यूमर से परमानेंट डैमेज ऑफ रेटिना ड्यू टू इंक्रीज प्रेशर के कारण, और फिर क्या हो जाता है, विजन लॉस हो जाता है। एक्यूशन है, पेशेंट रिपोर्टेड विद ग्लूकोमा, नर्सिंग ऑफिसर चेतन जो है मेकिंग नर्सिंग डायग्नोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल नर्सिंग डायग्नोसिस एक्सेप्ट, मतलब इन तीनों में से कौन सा नर्सिंग डायग्नोसिस है, मतलब कौन सा नहीं है, बाकी है। तो देखो, सब में रिलेटेड है तीनों में, तो ये तीनों नहीं है, नीचे वाले पहले वाला इसका आंसर है। इम्पेयर्ड विजन कोज बाय
इम्पेयर्ड विजन कोज ग्लूकोमा, ये गलत है, ये कोई नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं है। बाकी तीनों हैं तो इसका आंसर ए हो जाएगा, एक्सेप्ट पूछा था, ठीक है, ये तीनों सही है। फिर क्या है अपना डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कैसे करेंगे ग्लूकोमा पेशेंट का, तो हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे आई का, ठीक है, टोनोमेट्री करेंगे, टू मेजर आईओपी, गोलिनोस्कोपी करेंगे। गोलिनोस्कोपी में क्या करेंगे, टू मेजर इडियो कॉर्नल एंगल, नॉर्मली कितना होता है 45 डिग्री होता है, ठीक है, इससे कम हो जाए या इसके ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम हो जाता है, ये ग्लूकोमा। सबसे ज़्यादा तो इंक्रीज होता है जब ग्लूकोमा में एंगल तब होता है, हम ग्लेनोस्कोपी से चेक करते हैं, ठीक है। फिर है ऑप्थेल्मोस्कोपी, इसमें क्या होता है पेशेंट की आई को एक तरफ तो व्यक्ति खड़ा रहेगा जो नर्सिंग ऑफिसर है या डॉक्टर है या एग्जामिनर है वो खड़ा होगा, एक तरफ पेशेंट होगा, उसको बोलेंगे यहाँ से देखो। फोर फंडल एग्जामिनेशन के लिए बहुत से फंडल एग्जामिनेशन होता है ऑप्थेलो। इसमें तीसरा है पेरिफेरल टेस्ट टू असिस्ट पेरिफेरल विजन। इसमें क्या होता है पेरिफेरल विजन के लिए हम टेस्ट करते हैं, पेरिफेरल विजन लॉस है नहीं है, इसमें हम क्या करते हैं पेशेंट को मशीन के सामने बिठाते हैं और उसके अंदर एक कुछ डायग्राम बनाते हैं, स्टार दिखाते हैं। अगर उसको आसपास के स्टार नज़र नहीं आ रहे हैं, बस बीच वाला स्टार नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब उसका पेरिफेरल लॉस है और सेंटर सही है, ठीक है। फिर है कन्फोन्टेंट टेस्ट, यानी कन्फोन्टेंट टेस्ट का मतलब होता है टू असिस्ट पेरिफेरल विजन, ये भी पेरिफेरल के लिए विजन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है पेशेंट को बोला जाता है मेरी अंगुली नज़र आ रही है, मेरा हाथ नज़र आ रहा है, फिर वो ऐसे घुमा के उसको सेंटर पे लेके आ रहा है। अगर उसको पेरिफेरल से नज़र नहीं आ रहा और सेंटर पे ही नज़र आ गया, बीच में ही उसकी अंगुली एग्जामिनर की नज़र आ रही है, तो मतलब उसका पेरिफेरल लॉस है और सेंटर सही है। अगर उसको सेंटर में नज़र नहीं आ रही और पेरिफेरल में आ रही है तो हम बोल सकते हैं ये भी ग्लूकोमा है, क्लोज ग्लूकोमा है, ऐसे हम पता लगाएंगे, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या करेंगे पेशेंट का, ड्रग्स देंगे पेशेंट को, बीटा ब्लॉकर देंगे जिसमें टेमिनोल देंगे जो कि जीरो, ठीक है, बीटा ब्लॉकर देंगे टेमिनो जी को 0.25 से लेके 0.5% देंगे, जो कि क्या करेगी इंक्रीज ड्रेनेज ऑफ एक्वस ह्यूमर, बीडी यानी कि दिन में एक बार देंगे, ठीक है। और मायोटिक ड्रग्स देंगे जो कि क्या है पिलियोकार्पिनिन है, जो कि 1% से 2% होगी, उसको OTD यानी कि 4 बार दिन में देंगे। पीपल कॉन्स्ट्रिक्शन अक्कर, सो इससे क्या होगा जो पीपल है वो क्या हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएगा। देखो पिलोकार्पिन क्या करती है, जो आयरिस है उसको क्या करती है, जो अपना पीपल है उसको क्या करती है कॉन्स्ट्रैक्ट करने का काम करती है। जो आयरिस अंदर की तरफ धंस रहे थे उनको बाहर की तरफ निकालती है, क्योंकि आयरिस रिमूव फॉर्म, आयरिस को क्या करती है रिमूव करती है कहाँ से, टेबेकुलर मेसोर से। अगर उसके अंदर चले गए ओपन द ड्रेनेज सिस्टम। और ये जो क्या करती है मैनिटोल में जो ये पिलोकार्पिन ये क्या करती है, जो हमारा मेसोर वर्ग डैमेज हो गया या फिर वहाँ से ड्रेनेज बंद हो गया, तो ये क्या करती है आई ड्रॉप डालते हैं तो वहाँ से ये ड्रेनेज को और ब्लॉकेज को साफ़ करती है और एंगल को सही करती है, तो जिससे ये क्या करती है काम करती है। कार्बोनिक एनहाइड्रेनेज ये क्या करती है, कार्बनिक एनहाइड्रेज क्या करती है, जिसमें एसिटाजोलामाइड होती है, एसिटाजोलामाइड होती है और डार्जोलामाइड होती है, क्या होती है डार्जोलामाइड और एसिटाजोलामाइड होती है। याद रखना ये वर्ड थोड़े बोलने में वैसे एक दो बार बोलोगे तो याद हो जाएंगे, मेरे को भी हो गए, एसिटाजोलामाइड और डार्जोलामाइड, ठीक है। ये क्या करती है डिक्रीज करती है प्रोडक्शन को ऑफ एक्वस ह्यूमर, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है तो उसको कम करेगी आई के अंदर, ठीक है। और हम डायूरेटिक यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मैंने वो पेज नहीं खोला था। आयरिस क्या करती है रिमूव ऑफ टेबरकुल में से ओपन द ड्रेनेज सिस्टम। कार्बोनिक एनहाइड्राइज क्या करती है एसिटाजोलामाइड और डोरसेनाजोमाइड जो क्या करती है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। डायूरेटिक्स क्या करती है, डायूरेटिक्स आपको पता होगा यूरिन आउटपुट को बढ़ाती है, जिसमें क्या होते हैं लूप होते हैं, थायराइड, कार्बोनिक एनहाइड ये सब कुछ होती है। फिर है एडेनर्जिक एजेंट जो क्या होती है एपिनेफ्रिन, नॉन एपिनेफ्रिन, ये क्या करती है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर बट
कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्लोज एंगल ग्लूकोमा कोजेज नैरोइंग ऑफ एंगल कर देती है, इसीलिए ओपन एंगल में क्या होती है, ये ओपन एंगल में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है कौन, एडेनर्जिक एजेंट, ठीक है, एपिनेफ्रिन और नॉन एपिनेफ्रिन, ठीक है। पीपल को क्या करती है, डायलेट करने का काम करती है कौन, एड्रेनलिन। नॉन एपिनेफ्रिन में क्या हो जाता है, पिंपल डायलेट होता है। एड्रेनर्जिक याद रखना ओपन एंगल में कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, ठीक है। बिकॉज इज कोजेस पिपल डायलेशन एंड इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ क्लोज एंगल ग्लूकोमा। ऑस्मेटिक डायूरेटिक क्या करती है, मैनिटोल इंक्रीज यूरिन आउटपुट, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, डिक्रीज सर्कुलेशन ऑफ आइरिस प्रोसेस, डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर। ड्रग ऑफ चॉइस एक्वस ह्यूमर्स में क्या हो जाएगा, फर्स्ट मेडिकल चॉइस में मैनिटोल पिलोकार्पिन देंगे। इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, काउंसलिंग द पेशेंट दैट द विजन विच इज ऑलरेडी द लॉस कैनॉट बी रीस्टोर। जो पुराना विजन लॉस्ट हो गया हम पेशेंट को वापस नहीं कर सकते, उससे झूठे वादे नहीं करने हैं, ठीक है। फर्दर विजन लॉस कैन बी प्रिवेंट बाय टेकिंग प्रॉपर मेडिकेशंस, ठीक है। और थर्ड क्या है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट दैट लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन इज रिक्वायर। पेशेंट को क्या है, लाइफ लॉन्ग मेडिकेशन की रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये था अपना ग्लूकोमा, इसकी कोई सर्जरी वगैरह होगी तो मैं आगे बतवा दूंगी आपको। थैंक यू सो मच।